हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बारे में जानेंगे। ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स का सेकेंड लेक्चर है, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने जाना व्हाट इज बायोइन्फॉर्मेटिक्स, व्हाट इज डेटाबेस। हियर वी स्टडी द सीक्वेंस एनालिसिस एंड सीक्वेंस अलाइनमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट वी टॉक अबाउट द सीक्वेंस एनालिसिस। व्हाट इज सीक्वेंस? सीक्वेंस हमारा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हो सकता है या पेप्टाइड में अमीनो एसिड सीक्वेंस हो सकता है, ठीक। कोई भी अगर हम प्रोटीन का स्टडी कर सकते हैं तो करेंगे, देन वी स्टडी द अमीनो एसिड सीक्वेंस। व्हेन वी स्टडी द डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड, देन वी स्टडी द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ठीक। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सीक्वेंस एनालिसिस? व्हाई वी स्टडी सीक्वेंस, ठीक है। व्हेन वी स्टडी द सीक्वेंस एनालिसिस वी नो द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सीक्वेंस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट सीक्वेंस, what is the structure और what is the phylogenetic relationship, ठीक है। सपोज हम बात करते हैं we study the protein sequence, we study the polypeptide sequence, then we know the this protein is the have which type of nature, like this protein is acidic, ठीक है, basic, ठीक। तो we know all these things by analyze the sequence, ठीक। ऐसे ही जब हम न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए में न्यूक्लियोटाइड का स्टडी करेंगे तो हम उसके बेसिस पर भी देख सकते हैं कि दिस सीक्वेंस हैव मोर 80 न्यूक्लियोटाइड्स और जीसी न्यूक्लियोटाइड। उसके बेसिस पर भी हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि ये दिस इज अ कंजर्वेटिव सीक्वेंस और समथिंग एल्स, ठीक है। और सेकेंड थिंग, हम इसके बेसिस पर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी बता सकते हैं सीक्वेंस की स्टडी से कि दे मतलब इस सीक्वेंस का प्रीवियस ऑर्गन की इससे रिलेटेड ऑर्गन की इस जीन का, पर्टिकुलर जीन का जो ओरिजिन है कहां से हुआ है, किस किस ऑर्गेनिज्म में ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो कर रहा है या कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो कर रहा है। तो हम ऑल द थिंग्स अबाउट द सीक्वेंस हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जान सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंस एनालिसिस, ठीक। एक चीज और है कि हमको सीक्वेंस एनालाइज करना, ठीक। इससे हम न्यू जीन को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम कोई अगर रिसर्च कर रहे हैं किसी ऑर्गेनिज्म में तो हमको कोई नया जीन मिलता है तो हम उसको भी सीक्वेंस एनालिसिस, ठीक। तो जो सीक्वेंस एनालिसिस है उसमें कई पार्ट आते हैं कि हमको क्या करना है। एक्चुअली हमको सीक्वेंसिंग कराना है, सीक्वेंस असेंबली करना है, अलाइनमेंट करना है या सर्च करना है, ठीक। सीक्वेंसिंग क्या होता है? जैसे सपोज हमको कोई नया जीन मिला, ठीक। हमने कोई रिसर्च कर रहे थे, कोई हमने वी आइडेंटिफाई न्यू जीन, ठीक। अब हमको नहीं पता व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट जीन या इस जीन का किस ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, ठीक। या तो हम ये सब आइडेंटिटी, तो हम क्या करते हैं, हमने उस जीन का आइसोलेट किया विद द हेल्प ऑफ डीएनए आइसोलेशन टेक्निक एंड we send that sample for the sequencing। मतलब उसमें कितने अमीनो एसिड, कितने न्यूक्लियोटाइड हैं और कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड हैं, ये हम सीक्वेंसिंग की हेल्प से पता कर सकते हैं। आजकल बहुत सारी टेक्निक्स हैं सीक्वेंसिंग की, जैसे एक सेंगर सीक्वेंसिंग होता है, ठीक है। यहाँ हमको ये सब डिटेल में नहीं पढ़ना है, मैं जस्ट ओवरव्यू दे दे रहा हूँ कि हम सीक्वेंसिंग से ये सब चीजें पता कर सकते हैं कि हमारा जो भी से ये अमीनो एसिड न्यूक्लियोटाइड है या प्रोटीन है उसमें क्या सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स का, और अगर अमीनो एसिड प्रोटीन है तो उसमें अमीनो एसिड का क्या सीक्वेंस है, ये हम सीक्वेंसिंग की हेल्प से पता है। अब सीक्वेंस असेंबली, ठीक। उनको हम असेंबल करते हैं, उनकी असेंबली कराते हैं तो उससे ये पता चलता है कि ये किस किस ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। देन अलाइनमेंट, ठीक। यहाँ पर हमको जो डिटेल में पढ़ना है अलाइनमेंट, ठीक। इसको मैं अभी बाद में बताऊंगा व्हाट इज अलाइनमेंट, ठीक। नेक्स्ट सर्चिंग, हमको जो सीक्वेंस मिला तो डिफरेंट डेटाबेस है, सर्च कहाँ करेंगे, डिफरेंट डेटाबेस में। हम उस सीक्वेंस को किसी भी पर्टिकुलर डेटाबेस में, एनसीबीआई है, जीन बैंक है, उसमें सर्च कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इस सीक्वेंस से रिलेटेड किस कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है या किस किस ऑर्गेनिज्म में ये सीक्वेंस हमारा प्रेजेंट है। तो हम ये सारी चीजें सीक्वेंस एनालिसिस में कर सकते हैं, ठीक है। हियर वी स्टडी in detail sequence alignment। what is the sequence alignment, ठीक है। या what is the first we tell about sequence analysis का importance, what is the application, या इसको हम कह सकते हैं application of sequence analysis और importance of sequence analysis, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, first the comparison of sequence in order to find similarity
एंड डिसिमिलरिटी इन कंपेयर्ड सीक्वेंस। जब हम दो सीक्वेंस को अलाइन करते हैं, ठीक है, अलाइनमेंट का मतलब एक भाई जैसे सपोज ये सीक्वेंस है ATGCCA, ये कोई सीक्वेंस है, सीक्वेंस 1, ठीक। अलाइन मतलब अब दूसरा सीक्वेंस है जो हमारा क्वेरी सीक्वेंस है उसको इसके पैरेलल अरेंज कर देना, ठीक है, दैट इज हमारा, अब वो कोई भी सीक्वेंस हो सकता है, इसके पैरेलल अरेंज कर देना, ये हमारा सीक्वेंस 2 है। तो दिस इज अलाइनमेंट, दो सीक्वेंस को एक दूसरे के पैरेलल रखकर उनका स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस अलाइनमेंट, ठीक। तो इससे हमको पता क्या चलता है, जब हम दो सीक्वेंस को अलाइन करते हैं तो इससे हमको पता चलता है कि उन सीक्वेंसेस, दोनों सीक्वेंसेस के बाद कितना सिमिलरिटी है, वो सिमिलर है या डिसिमिलर है, ठीक है। तो हम अलाइनमेंट से दो सीक्वेंस को कंपेयर करते हैं, ठीक है। और ये कैसे बेस्ट अलाइनमेंट, कौन कौन से टूल है ये बात बताएंगे। मतलब एनालिसिस में क्या हम कर रहे हैं, दो सीक्वेंस को हम कंपेयर कर रहे हैं और उस कंपेयर से हम उनके बीच में सिमिलरिटी बता सकते हैं कि दोनों सीक्वेंस कितने सिमिलर हैं और उनमें कितना डिसिमिलरिटी है, ठीक है। सेकेंड थिंग हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन स्ट्रक्चर, ठीक, रीडिंग फ्रेम्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स एंड रेगुलेटरी एलिमेंट्स। हम सीक्वेंस एनालिसिस से हम उस जीन का स्ट्रक्चर बता सकते हैं कि ठीक है, कि उसका ओपन रीडिंग फ्रेम ORF, ठीक है, रेगुलेटरी एलिमेंट्स मतलब उसका प्रमोटर, आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा ना, सेकेंड सेमेस्टर में अपना DNA रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, तो वहां प्रमोटर की बात की, तो प्रमोटर का स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। जो जीन्स होते हैं यूकैरियोटिक जीन्स, वो उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इंट्रॉन्स, दो एक्सॉन्स के बीच में एक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं इंट्रॉन। इसको स्प्लाइसिंग की प्रोसेस के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। और जो फाइनल सीक्वेंस बचता है उसमें केवल एक्सॉन होते हैं, ठीक है। जब आपका ट्रांसक्रिप्शन होता है, mRNA बनता है, तो mRNA जब मैच्योर mRNA का फॉर्मेशन होता है उससे पहले स्प्लाइसिंग की प्रोसेस में इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाता है और एक्सॉन्स आपस में अटैच हो जाते हैं, ठीक। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर जीन में इंट्रॉन और एक्सॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस किस तरीके से है, व्हाट इज द साइज ऑफ इंट्रॉन्स, ठीक है। तो भी हम ये सब भी बता सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट, फाइंडिंग ऑफ कंपेयरिंग पॉइंट्स म्यूटेशन और द सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक। पॉइंट म्यूटेशन मतलब हम पॉइंट म्यूटेशन में आपका इंसर्शन है, डिलीशन है, ठीक है, आपका ट्रांजिशन म्यूटेशन है या ट्रांसवर्जन म्यूटेशन है, ये सब बता सकते हैं। और हम SNP सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म मतलब किसी एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड का रिपीटिशन तो नहीं है, ठीक, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म भी हम बता सकते हैं, ठीक है। जो SNP होते हैं, दैट बी यूज्ड SNP एज द जेनेटिक मार्कर या मॉलिकुलर मार्कर का यूज होता है। SNP का बहुत यूज है ब्रीडिंग प्रोग्राम में, ब्रीडिंग प्रोग्राम में SNP को एज ए मार्कर यूज कर बहुत ही अप्लाई किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, रिवीलिंग द इवोल्यूशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। हम बता सकते हैं कि इस ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, व्हाट इज द दिस जेनेटिक ऑर्गेनिज्म, और हम फंक्शन एनोटेशन ऑफ जीन, उस जीन का फंक्शन भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंस एनालिसिस, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ सीक्वेंस इन ऑर्डर टू फाइंड सिमिलरिटी, ऑफन इट इन्फर इफ दे आर रिलेटेड। अगर दोनों सीक्वेंस का हमने स्टडी किया, वो दोनों सिमिलर हैं, देन हम कह सकते हैं दीज सीक्वेंस आर होमोलोगस, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंट्रिंसिक फीचर्स ऑफ द सीक्वेंस सच एज एक्टिव साइट, post translation modification site, gene structure, reading frames, distribution of intron and exons and regulatory elements. Sequence differences and variations such as point mutations SNP in order to get the genetic marker, ये repeat होने लगा, ठीक है। Revealing the evolution and genetic diversity of identification of molecular structure from sequence alone, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इम्पोर्टेंस है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सीक्वेंस एनालिसिस, ठीक। अब हम बात करते हैं सीक्वेंस अलाइनमेंट, ठीक है। तो मैंने अभी बताया सीक्वेंस अलाइनमेंट का मतलब क्या है बेटा, हम दो सीक्वेंस का पैरेलल स्टडी करना। अब वो सीक्वेंस हमारा कोई भी हो सकता है, चाहे अगर हम बात करें प्रोटीन की बात करेंगे, अगर हमको प्रोटीन्स का स्टडी करना है, प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड का स्टडी करना है बच्चों,
तब हम जो स्टडी करेंगे किसका, अमीनो एसिड सीक्वेंस होंगे, ठीक है। तो अमीनो एसिड सीक्वेंस क्यू जी, ठीक है, ए जी एस टी, ठीक। सपोज ये हमारा वन सीक्वेंस है, अब इसका हम दूसरे सीक्वेंस से कंपेयर कर लें, ठीक है, जी क्यू ए एस टी, ठीक। तो ये हमारा सेकेंड सीक्वेंस है। तो इन दो सीक्वेंस को एक दूसरे के पैरेलल रख के उनका स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हमारा क्या है सीक्वेंस, ये दिस इज सीक्वेंस अलाइनमेंट। अब हम क्या करते हैं, आजकल सॉफ्टवेयर की हेल्प से बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं सीक्वेंस अलाइनमेंट के, उसमें स्टडी करते हैं। तो जब हम दो सीक्वेंस को रखते हैं एक दूसरे के पैरेलल रखते हैं, तो उनका जो अलाइनमेंट है, ठीक है, किस तरीके से वो अलाइन कर रहे हैं, व्हाट इज द बेस्ट अलाइनमेंट, कि भाई जब हम अलाइनमेंट टूल हैं जो उनमें अपने सीक्वेंस को डालते हैं तो वो बेस्ट अलाइनमेंट शो करता है। तो किस बेसिस पर वो बेस्ट अलाइनमेंट शो करता है, तो वो हमको देखना है कि व्हाट इज दैट, ठीक है। तो जैसे हमने सपोज ये तो बात कर रहे हैं प्रोटीन, अगर हमारा अमीनो एसिड सीक्वेंस ए टी जी सी ए टी जी, ठीक, ये हमारा सीक्वेंस 1 है। अब हमें दूसरे सीक्वेंस से अलाइन करना है इसको, ठीक है। अब सपोज वो सीक्वेंस हमारा टी टी जी ए टी जी, ठीक, ये हमारा सीक्वेंस 2 है। अब ये अलाइनमेंट, तो अब ये जैसे अब अलाइन करेगा तो डिफरेंट वे हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड, जैसे यहाँ पर ये देखिए, जब हम सीक्वेंस को अलाइन करते हैं तो हमको तीन चीजें दिखती हैं मेनली, जो सीक्वेंस अलाइनमेंट में तीन चीजें, जैसे ये देखिए यहाँ पर एडनिन है और यहाँ इसके सामने जो दूसरा सीक्वेंस है, इस यहाँ पर क्या है, कोई भी सीक्वेंस नहीं प्रेजेंट होता है, तो इसको गैप कहा जाता है जब हम सीक्वेंस अलाइनमेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर दो सीक्वेंस को अलाइन किया तो सामने उसके कोई सीक्वेंस नहीं प्रेजेंट है, तो उस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, गैप कह देंगे, ठीक है। तो ये हमारा गैप हो गया, ठीक। अब देखिए यहां पर भी जी है और यहां पर भी जी है, यहाँ टी है, यहाँ टी है, तो ये क्या कहलाता है, हमारा मैच कहलाता है। ये दोनों सीक्वेंस क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ क्या है, ए है और यहाँ पर टी है, यानी ये दोनों सीक्वेंस, ये दोनों न्यूक्लियोटाइड क्या है, एक दूसरे से डिफर हैं और एक दूसरे के सामने आ रहा है, ये क्या कहलाता है, मिस मैच, ठीक। तो जो सीक्वेंस अलाइनमेंट के टाइम, अब ये डिफरेंट टाइप से अलाइन, भाई ये तो मैंने एक अलाइनमेंट लिख दिया, अब जब हम सॉफ्टवेयर में डालते हैं तो कई डिफरेंट अलाइनमेंट हो सकते हैं इसके, ठीक है। तो जो हमको वो देता है, जो सॉफ्टवेयर हमारा देता है, बेस्ट अलाइनमेंट देता है, वो किस बेसिस पर देता है, वो स्कोर करता है। यहाँ पर स्कोरिंग मैट्रिक्स का यूज होता है, और वो स्कोर क्या होता है, किस तरीके से वो स्कोरिंग करते हैं, जैसे अगर मैच है, ठीक, जैसे मैच है तो मैच को वो +2 दे दिया, ठीक। जैसे आप कोई एग्जाम देते हैं, एग्जाम दिया तो हमने कहा एग्जाम में आपको एमसीक्यू दिया गया है, अगर आप सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो हम आपको +2 मार्क्स देंगे, ठीक है। गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो हम आपको -2 मार्क्स देंगे, और आप अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है, तब हम आपको -1 मार्क्स देंगे, ठीक है। तो जैसे अब यहां पर क्या है, सॉरी, अगर आप अटेम्प्ट करते हैं और गलत हो जाता है तब हम आपको -1 देंगे, और आप अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं तब हम आपको क्या देंगे, -2 देंगे। तो जैसे यहाँ पर मैच है, तो मैच यानी हमने सही आंसर दिया तो हमने +2 दे दिया, और अब यहाँ पर हमने आंसर तो दिया, बस आंसर हमारा गलत हो गया, यानी ये मिसमैच आ रहा है, तो हम इसको -1 रखेंगे। और आपने ट्राई ही नहीं किया आंसर देने का, देन हम इसको, यानी वहां पर कोई न्यूक्लियोटाइड आया ही नहीं उसके सामने, तो हम उसको -2 दे देंगे, ठीक। तो इसके बेस पर फिर इसको ऐड कर लिया जाता है, तो जहां पर बेस्ट स्कोर मिलता है हमको, ठीक, उसको हम, जैसे अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमारा क्या है, आइडेंटिकल है ना ही, ठीक है, एक दूसरे के यानी मैच हो रहा है, तो यहाँ पर +2 दे दिया, यहाँ पर भी मैच हो रहा है, यहाँ पर +2, ये गैप था तो ये -2, यहाँ पर मिसमैच है तो ये -1, ठीक। तो यहाँ पर आपके देखिए +2 +2 4 हो गया, 4 2 6 6, ठीक। तो प्लस का कितना हो गया, यहाँ पर 6 हो गया,
प्लस का 6 हो गया ना, नहीं, और प्लस 8 हो गया, प्लस का 8 हो गया यहाँ पर, माइनस का कितना होगा 2 3 4, माइनस का 4 और ये गैप यानी -6, यानी यहाँ पर टोटल 2 आ गया इसका स्कोर। ठीक है, तो ऐसे ही हम दूसरा और कोई अलाइनमेंट करें, बेटर अलाइनमेंट, तो उसमें अगर स्कोर ज्यादा आ गया तो जिस पे जहां पर हमको स्कोर ज्यादा मिल जाएगा दैट इज अ बेटर अलाइनमेंट, उसको हम बेस्ट अलाइनमेंट कहेंगे। ठीक है, तो हम सीक्वेंस अलाइनमेंट को किस तरीके से हमको बेटर सीक्वेंस अलाइनमेंट पता करना है, तो हम ये स्कोरिंग मैट्रिक्स के बेसिस पर अलाइन कर लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक स्कोर दे देते हैं, अगर हमारा मैच है तो +2, गैप है -2, मिसमैच है तो -1। इसके बेसिस पर हम जो भी जिन दो सीक्वेंस को अलाइन करने, जहां पर हमको सबसे बेटर स्कोर मिलेगा दैट इज अ बेस्ट अलाइनमेंट। ठीक, तो हम जो आजकल होमोलॉजी सॉफ्टवेयर हैं उनमें जब सीक्वेंस का अलाइनमेंट कराते हैं तो वो हमको ऑटोमेटिक बेस्ट रिजल्ट दे देते हैं। किस बेसिस पर, इस स्कोरिंग मैट्रिक्स के बेसिस पर वो हमको बेस्ट रिजल्ट दे देते हैं। ठीक है, तो हमको इस सीक्वेंस अलाइनमेंट इज अ वे ऑफ अरेंजिंग द सीक्वेंस ऑफ डीएनए और प्रोटीन टू आइडेंटिफाई रीजन्स ऑफ सिमिलरिटी दैट मे बी अ consequences of functional, structural और evolutionary relationship between the sequence। ठीक है, जो ये अलाइनमेंट है, दो सीक्वेंस को अलाइन कर रहे हैं, तो जो ये हमको कुछ सीक्वेंस हमको मैच हो रहे हैं, कुछ मिसमैच हो रहे हैं या गैप आ रहा है। ठीक है, तो हो सकता है इनके बीच में कुछ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हो या फंक्शनल सिमिलरिटी हो, तो हम अलाइनमेंट से ये सारी चीजों को पता करते हैं। किसी भी सीक्वेंस की इन प्रॉपर्टीज को हम आइडेंटिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंस अलाइनमेंट। ठीक, यहाँ पर 2-3 टर्म्स आते हैं, व्हाट इज द सिमिलरिटी, व्हाट इज द आइडेंटिटी एंड कंजर्वेशन। ठीक, जैसे हमने कई सारे सीक्वेंस को अलाइन किया और वहां पर कुछ पॉइंट्स पर पर्टिकुलर सीक्वेंस ही मिल रहा है, जैसे हमने ATGC कई सारे सीक्वेंस, तो ये ATG एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पर सब में ATGC आ रहा है, यानी हमारा ATGC क्या है, कंजर्व सीक्वेंस है, यानी ये बताता है कि दिस सीक्वेंस इज वेरी एसेंशियल फॉर दिस जीन। ठीक, और सिमिलरिटी, जैसे ये हमारा क्या हो गया, सिमिलर। ठीक, सिमिलर सीक्वेंस हो गया ना, मैच हमारा क्या, सिमिलर। अब देखिए, जब हम प्रोटीन का स्टडी करते हैं, प्रोटीन में दो बातें होती हैं, एक सिमिलरिटी और आइडेंटिकल। जैसे ये हमारा दोनों सेम अमीनो एसिड है, आर्जिनिन आर्जिनिन। ठीक, दैट इज आइडेंटिकल अमीनो एसिड। ठीक है, अभी मैं इसको एक एग्जांपल्स के हेल्प के बता रहा हूं, इसको आप समझ गए होंगे। देखिए नेक्स्ट, तो जो हमारा अलाइनमेंट है अभी क्लियर होगा। ठीक है, आइडेंटिकल और सिमिलरिटी के बारे में बताऊंगा आगे। जो अलाइनमेंट है ये मेनली 2 टाइप का है, पेयर वाइज अलाइनमेंट एंड मल्टीपल अलाइनमेंट। ठीक, पेयर वाइज का मतलब जब हम दो सीक्वेंस को एक दूसरे के साथ अलाइन कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड पेयर वाइज अलाइनमेंट, और मल्टीपल में जब हम बहुत सारे सीक्वेंस को अलाइन करते हैं वो हमारा कहलाता है मल्टीपल अलाइनमेंट। एक और हमारा अलाइनमेंट का टाइप होता है लोकल अलाइनमेंट एंड ग्लोबल अलाइनमेंट। लोकल एंड ग्लोबल। लोकल अलाइनमेंट का मतलब यह है कि जो हमारा कंप्लीट सीक्वेंस है, जैसे ये हमारे दो सीक्वेंस हैं, ठीक, जब हम दो सीक्वेंस को कंप्लीटली अलाइन कर रहे हैं, उसमें हम कंप्लीट जो दोनों सीक्वेंस हैं उन दोनों सीक्वेंस में कंप्लीट सिमिलरिटी, कंप्लीट सीक्वेंस के बीच में हम अलाइनमेंट देके उनके बीच में सिमिलरिटी या डिसिमिलरिटी चेक कर रहे हैं, कोई हमारा छोटा सीक्वेंस है। ठीक, दैट इज कॉल्ड लोकल अलाइनमेंट। ठीक है, और ग्लोबल अलाइनमेंट में यानी लार्ज साइज सीक्वेंस है उसमें से हम कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंस को अलाइन कर रहे हैं। जैसे सपोज ये हमारे कोई दो बहुत बड़े सीक्वेंस है, एक एक ये और एक दूसरा सीक्वेंस है, ये है। यहाँ पर हमारा पर्टिकुलर जो सीक्वेंस था, ये मान लें ये सीक्वेंस था, इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में हमने अलाइनमेंट किया, बाकी सीक्वेंस यहाँ पर जो भी है, यहाँ पर जो भी है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। दैट इज कॉल्ड ग्लोबल अलाइनमेंट। यानी ये किस में होगा, लार्ज साइज सीक्वेंस। जब सीक्वेंस हमारे कैसे होंगे,
लार्ज साइज सीक्वेंस होंगे। तो लार्ज साइज सीक्वेंस में जरूरी नहीं है कि कंप्लीट सीक्वेंस हमारा अलाइन, सिमिलरिटी या डिसिमिलरिटी, ठीक है। तो इस टाइप का जो अलाइनमेंट होता है दैट इज कॉल्ड ग्लोबल अलाइनमेंट। लोकल अलाइनमेंट में कंप्लीट सीक्वेंस को अलाइन करते हैं, ठीक। यहां पर हम बात कर रहे हैं पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट की। तो पेयर वाइज अलाइनमेंट क्या है बेटा, जब हम दो सीक्वेंस को अलाइन कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, पेयर वाइज अलाइनमेंट। द प्रोसेस ऑफ लाइनिंग अप टू सीक्वेंसेस टू अचीव मैक्सिमम लेवल ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है, कंजर्वेशन इन द केस ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंस, ठीक, फॉर द पर्पज ऑफ असेसिंग द डिग्री ऑफ सिमिलरिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ होमोलॉजी। मैंने बताया ना कि हमको मैक्सिमम लेवल ऑफ आइडेंटिटी, और ये हमको मैक्सिमम लेवल ऑफ आइडेंटिटी दो सिमिलर के बीच में कैसे मिलेगी, ऑन द बेसिस ऑफ स्कोरिंग मैट्रिक्स, जो मैंने बताया ना अभी, गैप, मैच और मिसमैच। उसको हम दो सीक्वेंस को अलाइन करने के बाद जहां पर हमको बेस्ट स्कोर मिलेगा दैट इज द बेस्ट अलाइनमेंट। तो वो हमको सीक्वेंस बताएगा कि इनमें आइडेंटिटी कितना है, कि दी सीक्वेंस आर होमोलोगस और नॉन होमोलोगस, ठीक है। पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट इज द मोस्ट फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ बायोइनफॉर्मेटिक्स, ठीक है। ये हमारा बायोइनफॉर्मेटिक्स का एक फंडामेंटल है पेयर वाइज अलाइनमेंट, ठीक है। ये बहुत ही एक फंडामेंटल है, एक बेसिक्स है बायोइनफॉर्मेटिक्स के लिए, ठीक है। कौन सा टूल है जहां पर ये हमारा पेयर वाइज अलाइनमेंट होता है, इसके लिए टूल यूज होता है ब्लास्ट, ठीक है। इसका बच्चों एक्सपेंशन भी याद रख लीजिए, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सके। तो ब्लास्ट मतलब बी फॉर बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल, दैट इज ब्लास्ट। किस टाइप का, ये क्या है, हमारा पेयर वाइज अलाइनमेंट टूल है, ठीक है। तो पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर वाइज अलाइनमेंट टूल, ठीक है। तो पेयर वाइज अलाइनमेंट टूल कौन है, हमारा ब्लास्ट है। किसने इसको बनाया, डेवलप्ड इन बाय एनसीबीआई। कौन डेवलप किया था, साइंटिस्ट हैं एल्ट्शल, इन्होंने स्टीफन एल्ट्शल ने इसको डेवलप किया। और ये कहाँ पर, एनसीबीआई, नेशनल सेंटर फॉर बायोइनफॉर्मेटिक्स इंफॉर्मेशन, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, सॉरी, ठीक है। और इन 1990 में, क्लियर। ये देखिए ये दो सीक्वेंस हैं, ये दो सीक्वेंस हैं, ठीक। इस सीक्वेंस में अब यहां पर देखिए एक चीज आप देख रहे होंगे, जहां पर जो ये हमारा क्या है, ये टू प्रोटीन्स हैं, ये एक हमारा कौन सा है, रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन 4 एंड बीटा लैक्टोग्लोबुलिन। इन दो प्रोटीन्स को यहां पर कंपेयर किया गया, ठीक है। ये जो सीक्वेंस है, पहला सीक्वेंस 1 से लेके 50 अमीनो एसिड तक हमारा आरबीपी, रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन 4। ये क्या है हमारा, रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन 4, ठीक। अब यहां पर आप देखिए, जैसे जो मैं अभी अब देखिए यहां पर हमारा क्या है, ये दिस इज गैप, ठीक। अब ये गैप टू टाइप के हैं, यहां पर आपको देखेंगे दो टाइप के गैप मिल रहे हैं, एक एंड पर गैप मिल रहा है और मिडिल में। तो गैप्स यहां पर, जैसे ये गैप है, इसको हम कह देंगे इंटरनल गैप, दिस इज एक्सटर्नल गैप, ठीक। अब देखिए जहां पर ये दिस टाइप लाइन है, जहां पर ये लाइन शो हो रही है, दिस लाइन शोज द आइडेंटिकल सीक्वेंस। यहां पर भी ए है और यहां पर भी है, यानी ये लाइन, जहां पर भी लाइन होगी तो सीक्वेंस में हमारे क्या होंगे, आइडेंटिकल। तो दिस लाइन शोज द आइडेंटिकल सीक्वेंस, ठीक। अब आप देखिए कहीं कहीं पर सिंगल डॉट हो रहा होगा, कहीं पर डबल डॉट, ठीक है। तो सिंगल डॉट है, अगर ये दो अमीनो एसिड के सामने, ये क्या है, सिंगल डॉट, ठीक है। यहां पर देखिए एक तरह से मिसमैच है, ये क्या है हमारा, मिसमैच, ठीक। डबल डॉट, तो डबल डॉट में दिखाता है सम सिमिलरिटी हो सकता है, दिस इज द सिमिलर, सिमिलर, ठीक है। अब सिमिलर जैसे यहां पर देखिए, अब ये मेथिओनिन है, लाइसिन है, दोनों डिफरेंट अमीनो एसिड है, लेकिन यहां पर जो बात हो रही है सिमिलरिटी का मतलब है, ठीक है, सिमिलरिटी का मतलब यहां पर आइडेंटिटी, देखिए एक वर्ड लिया मैंने आइडेंटिकल और एक सिमिलरिटी।
तो प्रोटीन के केस में सिमिलरिटी का मतलब हो गया, आइडेंटिकल का मतलब सेम अमीनो एसिड, दोनों सीक्वेंस में सेम अमीनो एसिड प्रेजेंट है। और सिमिलरिटी का मतलब है हो सकता है अमीनो एसिड डिफरेंट है बट उन अमीनो एसिड्स की फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। सपोज दोनों हमारे पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड हैं, नेगेटिव चार्ज अमीनो एसिड है, या एरोमेटिक अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड तो डिफरेंट है बट उनका फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, तो हम वहां पर हमारी बात आती है सिमिलरिटी की। ठीक है, उसको हम आइडेंटिकल ना कह के सिमिलर सीक्वेंस कह सकते हैं, सिमिलर अमीनो एसिड कह सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारी ये, तो कोई भी अलाइनमेंट करते समय ये तीन चीजों को हमको ध्यान रखना है। आइडेंटिकल सीक्वेंस कितना प्रेजेंट है, गैप में एक्सटर्नल या इंटरनल गैप, तो इसके बेसिस पर ही हम स्कोरिंग कर लेंगे। ठीक है, यानी ये हमारा ये क्या हो गया, गैप हो गया। गैप इंटरनल और एक्सटर्नल गैप दोनों में किसी भी तरीके का गैप हो हम स्कोरिंग में -2 ही देंगे। ठीक है, अगर हमारा मैच है, ठीक, तो मैच को +2 और मिसमैच है तो -1। ठीक, तो इसके बेसिस पर स्कोर, यानी ये जो हमारा अलाइनमेंट है ये बेस्ट अलाइनमेंट है, ये हमको ब्लास्ट करने से मिला है। ठीक है, तो ये हमारा बेस्ट अलाइनमेंट यहाँ शो हो रहा है। पॉसिबिलिटीज हमने यहाँ नहीं दिखाई है, यहाँ पर हमने बेस्ट अलाइनमेंट दिखाया। तो जब हम अमीनो एसिड्स को अलाइन करते हैं, यानी किसी दो प्रोटीन का अलाइनमेंट करते हैं, तो हमको इन सारी चीज़ों का ध्यान देखना है। गैप कितना है, ठीक है, यानी इसका हम अगर स्कोर कैलकुलेट करना चाहें तो हम स्कोर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो मैंने अभी प्रीवियस मेथड बताया बच्चों। ठीक है, दिस इज अ पेयर वाइज अलाइनमेंट। क्लियर। अब बात करते हैं हम मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट की। ठीक है, तो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट जब हमको कई सारे ऑर्गेनिज्म के सीक्वेंस को अलाइन करना हो, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। ठीक है, पार्शियल और कंप्लीट अलाइनमेंट ऑफ 3 और मोर रिलेटेड प्रोटीन्स और न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ठीक है, हम 3 या 3 से ज्यादा, क्योंकि 2 तक करेंगे तो पेयर वाइज हो गया, 3 या 3 से ज्यादा प्रोटीन्स या न्यूक्लियोटाइड को जब हम अलाइन करेंगे दैट इज कॉल्ड मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट और MSA। ठीक है, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, कंजर्व डोमेन स्टडी और प्राइमर डिजाइनिंग। ठीक है, हमारा जो इंपॉर्टेंस है, व्हाई वी डू मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, तो विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट वी आइडेंटिफाई कंजर्व डोमेन। ठीक है, हमने डिफरेंट प्रोटीन्स को, कई सारी प्रोटीन्स थे उनको अलाइन किया, तो देखा दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन ऑल द प्रोटीन्स, these 4 proteins, protein 1 2 3 4। ठीक है, तो हमने कहा GCQ, this sequence of amino acids present in all the protein, so we tell that this sequence is the conserved sequence। तो हम इसको क्या कह देंगे, this is a conserved sequence। ठीक, तो इस तरह से हम with the help of MSA we identify conserved sequence, or we also use this conserved sequence for primer designing। ठीक है, और we predict that this is a very essential sequence for this amino acid। remaining sequence may be changed during the time of evolution। ठीक है, तो this is a very important for sequence domain analysis, primer designing and evolutionary relationship also। ठीक है, these are the tools for the multiple sequence alignment, these are the tools of multiple sequence alignment: cluster W, T coffee, muscle, collision, CLC, GCG, workbench। ठीक है, these are the different tools for multiple sequence alignment MSA। ओके, क्लियर, इनको जरूर याद कर लेना बच्चों, इनको लर्न कर लेना, बिकॉज इन आपका MCQ बेस्ड एग्जाम है तो उसमें पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट टूल। ठीक है, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट टूल, तो 3 इसमें से दे दिया, एक ब्लास्ट दे दिया, तो आपका ब्लास्ट सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है फाइलोजेनेटिक एनालिसिस। ठीक, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस क्या है, दिस इज द इवोल्यूशनरी। ठीक, जब हम किसी सीक्वेंस के बेसिस पे उसका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की दिस सीक्वेंस इवॉल्व फ्रॉम दैट ऑर्गेनिज्म। ठीक है,
एंड विच टाइम दिस सीक्वेंस शोज द डाइवर्जेंट एवोल्यूशन और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो हम क्या करते हैं, कई सारे सीक्वेंस को अलाइन करके उनका हम जैसे आप देखें हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन को हमने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का हीमोग्लोबिन जीन ले लिया, ठीक है, तो उनमें कुछ डिफरेंसेस हैं। अब हमने क्या किया, उनको लेकर सारे सीक्वेंस को अलाइन करके उसको फाइलोजेनेटिक के डिफरेंट टूल्स होते हैं, उससे एक फाइलोजेनेटिक ट्री बन जाता है। फाइलोजेनेटिक एनालिसिस से हम क्या करते हैं, फाइलोजेनेटिक ट्री बना देते हैं, ठीक है। तो उस फाइलोजेनेटिक ट्री से हमको पता चल जाता है कि ये जो प्रोटीन, ये सीक्वेंसेस हैं, ये हीमोग्लोबिन जीन है इन सारे ऑर्गेनिज्म का, ये क्या कंजर्वेटिव है कि सब में सेम ही सीक्वेंस है या सीक्वेंस में कुछ डिफरेंसेस हैं। तो जो डिफरेंसेस आए वो कब आए, कौन से ऑर्गेनिज्म में आए, ठीक है, तो ये सब हमको पता चल जाता है इसके बेसिस पर, ठीक है। तो द फाइलोजेनेटिक ट्री एम टू रिकंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ सक्सेसिव डाइवर्जेंस which took place during the evolution between the considered sequence and their common ancestor। ancestry का भी identify, nucleic acid and protein sequence are used to interfere phylogenetic relationship। molecular phylogeny methods allow the suggestions of phylogenetic trees from a given set of aligned sequence, ठीक। These are the phylogenetic analysis tool। ये सारे क्या है, phylogenetic analysis tool है। मेगा है, मोस्ट कॉमनली जो यूज होता है, मोस्ट कॉमनली यूज होता है आपका फिलिप, ठीक है, फाइलिप जो है, ठीक। बाकी ये सारे मेगा, फाइलिप, PAUP, ट्रीव्यू, ऑर्डन, फाइलोइन, ट्रीकॉन, डेंड्रॉन, ठीक। दीज ऑल आर द फाइलोजेनेटिक एनालिसिस टूल। क्लियर। नेक्स्ट जो हम अभी ये एक छोटा सा टॉपिक बच रहा था, बिब्लियोग्राफी। व्हाट इज द बिब्लियोग्राफी, ठीक। तो जो भी हम कि कोई हमको बुक लिखनी है, कोई रिसर्च आर्टिकल लिखनी है, तो वी यूज रिसोर्सेज कि फॉर राइटिंग दैट बुक और रिसर्च पेपर वी यूज डिफरेंट रिसोर्सेज, वी रीड डिफरेंट मैनी पेपर्स, वी रीड मैनी बुक्स। तो दीज ऑल बुक्स, so we give references for that books or for those papers, this is called bibliography, ठीक है। जो भी हम रिसर्च पेपर या बुक लिखते हैं, तो उस बुक को लिखने के लिए जितने भी हम रिसोर्सेज का यूज करते हैं, उन रिसोर्सेज को हम वेटेज देते हैं, उनका हम बताते हैं कि भैया ये हमने ये लाइन, ये इंफॉर्मेशन उस रिसर्च पेपर से लिया है या उस बुक से लिया है। तो ये सब लिखना ही क्या कहलाता है, हमारा बिब्लियोग्राफी कहलाता है। लिस्ट of all the sources which is used by author to accomplish his work। अब author है, work क्या होगा उसका, writing a book, writing a research paper। it consists of every type of academic writing like essay, research paper and reports, और books भी हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिखने के लिए जो भी वो रिसोर्सेज, जो भी हेल्प लेता है जहां से भी, दिस ऑल इज कॉल्ड बिब्लियोग्राफी, ठीक। तो बिब्लियोग्राफी के लिए भी एक डेटाबेस अवेलेबल है। बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस क्या है हमारा, पबमेड। क्लियर। पबमेड क्या है, बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस है। इसमें आपके रिसर्च पेपर्स, रिसर्च आर्टिकल्स, बुक्स, ये सब अवेलेबल होते हैं, ठीक है। जो पबमेड है, इट इनेबल्स यूजर टू कीवर्ड सर्चेज, मतलब आपको जो भी रिसर्च पेपर जानना उसके, जाने कि मैं कहूँ मुझे स्टडी ऑफ AP1 कॉम्प्लेक्स, तो मैंने पबमेड खोला, वहाँ AP1 कॉम्प्लेक्स डाला, तो AP1 कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड जितने भी प्रोटीन्स हैं, जितने भी पेपर्स हैं, सारे हमको मिल जाएंगे। कीवर्ड सर्चेज प्रोवाइड लिंक टू ए सिलेक्शन ऑफ फुल आर्टिकल्स and has text mining capabilities, provide links to related articles and gene bank entries among others। Clear। जो इस टाइम पबमेड में हम बात करें, अबाउट 30 मिलियन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ साइंटिफिक पब्लिकेशंस अवेलेबल है, ठीक है। दैट इज बिब्लियोग्राफी। अब ये सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से MCQ हम देख लेते हैं, ठीक। पिछले पेपर में भी मैंने कुछ बताया था, जैसे अब ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस इज रिलेटेड टू जीन ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऐसा डेटाबेस है जो कि मेटाबॉलिक पाथवे से, देखिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड है। एक तो एक्सक्लूडिंग मेथड, यानी जो हमको लग रहा है कि ये तो हो ही नहीं सकता,
तो हम उसको एक्सक्लूड करते जाएं कि भैया ये हमारा नहीं होगा। क्लियर? ठीक है, ये ध्यान रखिए। इस तरह से हम कभी भी कई बार क्या होता है, हमको सही चीज नहीं पता होता है, बट ये तो पता है कि ये हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है, तो हम उसको हटाते हैं। जैसे अब देखिए, अब यहाँ पर आपको सही आंसर नहीं पता है, अगर विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस इज रिलेटेड टू द जीन्स ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे। ठीक, तो पबमेड, अभी मैंने पबमेड के बताया क्या है, बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस है। यहाँ तो हम रिसर्च आर्टिकल का स्टडी करते हैं, रिसर्च आर्टिकल्स को ढूंढते हैं, तो ये वाला तो हमारा नहीं हो सकता। ब्लास्ट, ब्लास्ट अभी बताया क्या है, ये हमारा पेयरवाइज अलाइनमेंट टूल है, ये भी नहीं हो सकता। पीडीबी मैं बता दिया है, प्रोटीन डाटाबेस है, यहाँ पर हम डीएनए और आरएनए के 3D स्ट्रक्चर्स को सबमिट करते हैं, तो 3D स्ट्रक्चर्स का डाटाबेस है। यानी ये तीनों तो अब हो नहीं सकते, तीनों नहीं हो सकते ना बच्चों, तो कौन सा होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो दिस अप्रोच फॉर कॉल्ड इज एक्सक्लूडिंग अप्रोच, हम एक्सक्लूड करते जाते हैं जो हमको लग रहा नहीं हो रहा। ठीक, नेक्स्ट ब्लास्ट इज अभी बताया, लास्ट क्या है हमारा, पेयरवाइज अलाइनमेंट टूल, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन ठीक हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट टूल। अब ये रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको खुद सॉल्व करने हैं, अगर आंसर्स नहीं आएंगे तो आप आंसर्स कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये भी है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयरवाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट टूल। ठीक है, अब देखिए यहीं पे इसी क्वेश्चन को डिफरेंट और भी पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयरवाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट टूल। अब मैं कह दूं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बिब्लियोग्राफिक टूल, और मैं यहाँ पर उसका आंसर भी ऐड कर दूं, बाकी तीन इसी में से रहने दूं। ठीक, कैग इज, ठीक, तो कैग का बारे में बताना है आपको। ठीक है, तो ये इन जो ये रिमेनिंग क्वेश्चंस है जिनका आंसर मैंने नहीं बताया, अगर आपको नहीं आ रहा है तो वेरी गुड, आ रहा है तब भी राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और नहीं आ रहा हो तो पूछने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें कि व्हाट इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अदर स्टूडेंट्स के लिए शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट